प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार कविता के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने चांदनी रात में नौका विहार के समय गंगा जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा और तारों को लेकर मनोहर कल्पना की है। जल में दिखलाई पड़ने वाले चंद्रमा और तारों के बिंब सैकड़ों की संख्या में नाचते से प्रतीत होते हैं। छंद देखें। पतवार घुमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार, डाणों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ सच सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। प्रतन माने हल्का, छीण, विपरीत माने उल्टी, डांड पतवार, करतल माने हथेली, पसार माने फैलाकर, मुक्ताफल मोती, फेन स्फार, फेन माने झाग, स्फार माने अत्यधिक, अत्यधिक झाग, तारहार तारों की माला, तारों का हार, तार माने तार, हार माने माला, रलमल रेंगती, रश्मियां माने किरणें, तरल माने द्रव, सस चंद्रमा, उड़ माने तारे या नक्षत्र, झिलमिल झिलमिलाना, जगमगाना, फेनिल फेन से युक्त, उथला माने कम गहरा, सरिता माने नदी, लग्गी बल्ली, थाह गहराई की माप, अंदाज अंदाजा लगाना, सहोत्साह उत्साह के साथ। व्याख्या देखें। कवि पंत जी कहते हैं कि पतवार घुमा प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। जब हमारी नौका गंगा के जलधारा के बीच में पहुंची तो उसका भार कम हो गया। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जब अथाह जल में कोई वस्तु होती है तो उसका भार स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। इसी आधार पर कवि कहता है कि जब हमारी नाव गंगा के जलधारा के बीच में पहुंची, अत्यधिक जल में पहुंची, तो उसका भार कम हो गया। तब हमने पतवार को घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। डाणों के चल करतल पसार। अब यहाँ कभी एक कल्पना कर रहा है, क्योंकि जो पतवार है वह जब चलती है तो जल से झाग उड़ता है, उसी की परिकल्पना है। तो कवि कह रहा है डाणों के चल करतल पसार। जब पतवार जल में प्रवेश करते थे तो ऐसा लगता था जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, उनमें झाग रूपी मोतियों को भरकर बिखराती जल में तार हार और तारों रूपी माला को तोड़ तोड़कर जल में बिखेर रहे हों। अर्थात कवि को लगा कि जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उसमें झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारों रूपी माला को तोड़कर जल में बिखेर रहे हों। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। दूसरी कल्पना देखिए। पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में हलचल उठी, उसमें से लहरें उठने लगीं और उस पर चांदनी जैसा चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है। वे लहरें श्वेत दिखाई पड़ रही हैं। उसे देखकर कभी परिकल्पना करता है कि चांदी के सांपों सी चमकती हुई लहरें आगे की ओर रेंगती सी प्रतीत होती हैं। चंद्रमा की जो लहरें हैं उनको लेकर के कवि की मनोहर कल्पना कि चांदी के सांपों के समान श्वेत रंग की लहरें चंद्रमा की किरणों में नाचती सी आगे की ओर रेंगती प्रतीत होती हैं
जैसे बहुत सी असंख्य सीधी रेखाएं खिंच गई हों, रेखाओं से खिंच तरल सरल। तो पूरा अर्थ हुआ कि पतवार के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों के समान चमकती हुई रेंगती सी प्रतीत हो रही हैं और चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई दिखाई पड़ रही हैं जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खिंच गई हों, खिंची हुई हों। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ सच सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। अब अगली कल्पना देखिए, एक साथ उठती बहुत सी लहरों और उनमें बने हुए झाग बुलबुलों में एक ही चंद्रमा सौ सौ सैकड़ों की संख्या में दिखाई देता है और एक ही तारा सौ सौ सैकड़ों की संख्या में दिखाई देता है। उन्हें देखकर कभी परिकल्पना करता है कि एक साथ उठती हुई बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में और एक ही तारा सैकड़ों की संख्या में जगमगा रहा है, झिलमिला रहा है। उसे देखकर कभी को लगता है जैसे गंगा के जल में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही हों, फैले फूले। गंगा के जल में लहर रूपी लताएं फल फूल रही हों। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहज सा। कब कहता है कि अब हम किनारे की ओर लौट रहे थे, अब नदी की गहराई कम हो गई था। उथला सरिता का प्रवाह, अब नदी के जल की गहराई बहुत कम हो गई थी। लग्गी से ले ले सहज था, हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए, अंदाजा लगाते हुए बढ़े घाट को सहज सा बड़े उत्साह के साथ घाट की ओर चल पड़े। यहां पर काव्य सौंदर्य देख लें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जल में उठने वाली लहरों के ऊपर और उनके बुलबुलों में चंद्रमा और तारों के प्रतिबिंब का कलात्मक वर्णन किया है। यहाँ शांत रस है, यहाँ छंद स्वच्छंद है, अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि इसमें अलंकार हैं। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली प्रतीकात्मक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक नौका विहार तथा कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। उत्तर, कवि पंत जी कहते हैं कि पतवारों के चलने के कारण गंगा नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों के समान चमकती हुई आगे की ओर रेंगती सी प्रतीत होती हैं। लहरों की चंचलता के कारण चंद्रमा की किरणें जल में नृत्य करती हुई ऐसी दिखाई पड़ रही हैं जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खिंच गई हों। तीसरा प्रश्न, मोतियों के हार को तोड़कर जल में कौन बिखेर रहा है? उत्तर, मोतियों के हार को पतवारों के हथेली नुमा चौड़े भाग तोड़कर जल में बिखेर रहे हैं या बिखरा रहे हैं। चौथा प्रश्न, सौ सौ सस सौ सौ उडु का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सौ सौ सस सौ सौ उडु का तात्पर्य यह है कि आकाश में चमकने वाला चंद्रमा तो एक ही है, किंतु वह प्रत्येक लहर और बुलबुलों में अलग अलग प्रतिबिंबित होता है, इसीलिए कवि ने उसे सौ सौ सच कहा है। इसी तरह एक एक तारा भी प्रत्येक लहर और बुलबुलों में प्रतिबिंबित हो रहा है, अतः कवि ने उन्हें सौ सौ उड कहा है। अंतिम पांचवा प्रश्न, चांदी के सांपों सी रलमल में कौन सा अलंकार है? उत्तर, चांदी के सांपों सी रलमल में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय और उपमान की आपस में उपमा दी गई है, तुलना की गई है और वाचक शब्द सी आया हुआ है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। तो आपको केवल इतना ही लिखना है कि चांदी के सांपों सी रलमल पंक्ति में उपमा अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा।
प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।